Hello, students. Uh, the new subject of your final year is management accounting. In this semester, we will read about management accounting. जैसा कि हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में, उसके जो नेक्स्ट स्टेप में जो अकाउंटिंग आता है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों आया और क्यों इसका यूज किया जाने लगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है. सबसे पहले तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है. अकाउंटिंग सिस्टम जिससे हमें नॉलेज मिलती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज हैं. अब हमें ये तो पता चल गया, लेकिन मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसके कारण उन्हें किसी ऐसे अकाउंटिंग की जरूरत थी कि उन्हें वो इंफॉर्मेशन मिल जाए जो उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके. इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज किया गया. एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही बेस्ड है, क्योंकि आजकल बिजनेसेस बड़े लार्ज हो गए हैं और बड़ी ही फास्ट पेस पे वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग यूज किया गया, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब जैसा कि हम जानते हैं ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग हो चुकी है. पहले स्मॉल स्केल बिजनेस होता था तो बिजनेस में वही ओनर होते थे और वही मैनेजर्स होते थे जो उस बिजनेस को मैनेज करते थे. लेकिन ड्यू टू चेंज इन टाइम मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होगी ऑर्गेनाइजेशंस में. और मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, और कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने से रिलेटेड, कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने से रिलेटेड, प्राइसेस कितने डिसाइड करने चाहिए कंज्यूमर से रिलेटेड बिजनेस में. इन सब डिसीजंस को लेने के लिए इस अकाउंटिंग को डेवलप किया गया. ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिल सकती है ना कॉस्ट अकाउंटिंग से, बल्कि मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करके ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और जो मैनेजमेंट की क्विक डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को बिजनेस के बेस्ट तरीके से परफॉर्म करने में, उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो अकॉर्डिंग टू आर एन एंथनी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट. मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन को निकाल के लाना या प्रोवाइड करना जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में क्या कर सके, हेल्प कर सके. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और उसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाता है ताकि वो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग कर सके, बहुत सारे बिजनेस मैनेजरियल डिसीजंस ले सके. उसके बाद बात आती है नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की. अगर मैं नेचर की बात करूं तो सबसे पहले इट गिव्स मोर एम्फोसिस ऑन डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर्स. बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे नहीं ले पाते हैं, जैसे कि हमें प्रोडक्ट को बनाना है या फिर बाहर से खरीदना है. कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स की जरूरत होती है, तो वहां पे हमें डिसाइड करना होता है वो पार्ट्स हमें खुद बनाने चाहिए अपनी फर्म में या फिर बाहर से परचेज करने चाहिए. ऐसे डिसीजंस हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ले सकते हैं. हमें कोई डिपार्टमेंट है उसको बनाए रखना है या उसको क्लोज कर देना है. अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लॉस में जा रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो हमें जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए या बंद करना देना चाहिए. तो आज की सिनेरियो के हिसाब से फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी डिसीजन मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो सब किसके द्वारा लिए जाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लिए जाते हैं. ये सब इंफॉर्मेशन को एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करने के बाद ही अडॉप्ट किए जाते हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं. दूसरा, जो नेचर की बात करूं तो मॉडिफाइड डाटा आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. अब एज पर इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को ही एज इट इज यूज नहीं करना है, बल्कि हम इसके लिए कुछ डाटा मॉडिफाई करके इसको यूज करते हैं ताकि हम सही ढंग से गिवन सिचुएशंस में डिसीजन ले सकें. जैसे कि इन केस ऑफ कंपटीशन हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं, ना कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए शॉर्ट पीरियड में. क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो उसको हम लॉन्ग रन में रिकवर कर लेते हैं. तो बात जो हमें आती है प्राइस फिक्स करने के टाइम पे, हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि फिक्स कॉस्ट को.
उसके बाद टोटल सेल्स को डिफरेंट बेसिस पे एनालाइज किया जा सकता है, जैसे कि एज के बेस पे, ठीक है, सेक्स के बेस पे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल्स की है, ताकि हम वहाँ पे इफेक्टिवली डिसीजंस ले सके। उसके बाद तीसरा जो नेचर है इसका वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट द डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजंस लेने के लिए, यूजफुल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो हम डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम किसी नए मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, हम किसी नए प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं जो हमें बना सकते हैं, कोई नई टेक्निक को प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस में इंफॉर्मेशन लेने डिसीजंस लेने में मदद करता है। जबकि अल्टीमेट डिसीजंस तो मैनेजमेंट को ही लेना है, लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो हमारी डिसीजन मेकिंग करने में क्या करेगी, मदद करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोऑर्डिनेशन करता है बहुत सारी एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन की, जो सक्सेसफुली प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग एंड मार्केटिंग। बल्कि इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन तो क्रिएट करता है, साथ साथ कम्युनिकेशन करने में भी मदद करता है कि हम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप बहुत सारी रिपोर्ट, ऑर्डर, इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसके बाद नो सेट फॉर्मेट, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैनेजमेंट। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं तो P&L अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट बनाई जाती है, ताकि हम उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सके। और बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है इन अकाउंट्स की तरह। ये सिचुएशंस को देख के डिसीजंस को लेने के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और फॉर्मेट को ही बना लिया जाता है। डिसीजंस लाइक मेक एंड बाय डिसीजन, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, न्यू एरिया सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन इज ऑप्शनल। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करना बिजनेस में कंपलसरी होता है, बिजनेस में का P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब कंपलसरी है हर एक बिजनेस के लिए कि उन्हें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कैलकुलेट करना जरूरी है, उन्हें अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाना जरूरी है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अडॉप्ट करना ऑप्शनल है, ये मैनेजमेंट के लिए या बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये मैनेजर्स के क्रिटिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, अच्छे डिसीजंस लेने में, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को सही डायरेक्शन में चला सके। तो इसका यूज मैनेजमेंट या ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है टू सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है बहुत सारे डिसीजंस को जो गिवन कंडीशंस में अवेलेबल होते हैं, और उन सब में से जो बेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे बिजनेस में मटेरियल की शॉर्टेज है, तो मैंने मतलब मटेरियल को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे बिजनेस में फाइनेंस लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, तो मुझे हर एक डिसीजन फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए लेना है। तो जैसे कि मेक और बाय एक क्रिटिकल डिसीजंस है और ये प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद फॉरेन में हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, क्या मैं हम इंडियन मार्केट से कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट सेल करें या ना करें, ये सब डिसीजंस लेने में कौन हेल्प करता है, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप का मतलब कौन कौन से मैटर्स हैं जो इसमें कवर किए जाते हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टडी किए जाते हैं। अब हमने देखा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिस्टम है ऑफ अकाउंट, सिस्टम है अकाउंट्स को स्टडी करने का, जो मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब ऐसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जिसको हम कलेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, कॉस्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जिनको कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, ताकि मैनेजमेंट सही ढंग से डिसीजन ले सके। इसमें जो स्कोप में पहली जो सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है, उनको समराइज किया जाता है, लेजर्स बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, ताकि वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जिसके बेसिस पे वो फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। जो पहले वाली टेक्निक्स थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टेक्निक्स थी, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितना भी सब्जेक्ट मैटर होता है वो किस में यूज किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। तो उसके बाद जो चीजें यूज की जाती है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि कुछ डिसीजंस हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं ले पाते थे, उन डिसीजंस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग से लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग से हम हर एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करें उनकी कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज किया जाता है उसमें हर एक प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट, कॉस्ट के एलिमेंट को यूज किया जाता है ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, वेस्टेज को मिनिमाइज कर सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लास्ट लास्ट सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बेसिस पे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल इन सब का यूज करते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को एक जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया कर रखा है उस लिमिट में क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा से हम वेरिएंसेस निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी, एक्चुअल में कितनी आ रही है और हमें कहाँ कहाँ एक्शंस लेने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक। स्टॉक में क्या क्या चीज आती है, रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है और फिनिश गुड्स आता है। ठीक है। तो मटेरियल, जो मूवमेंट है मटेरियल का परचेज के थ्रू स्टोर करने, प्रोडक्शन को सप्लाई करने से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसकी वेस्टेज को कंट्रोल कर सकें और मिसयूज को कंट्रोल कर सकें। तो इन्वेंट्री कंट्रोल यूज इसलिए किया जाता है कि हम मटेरियल की वेस्टेज को कंट्रोल कर सके और उसकी कॉस्ट को विद इन लिमिट्स रख सके। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसने ज्यादा यूज किया है कॉस्ट कंट्रोल का यूज, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके स्टॉक कंट्रोल के थ्रू। तो इन्वेंट्री क्या है, आउटकम है कैश का, और हैज टू कीप द कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट अंडर कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट। मतलब कि हम यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी इन्वेंट्री कंट्रोल का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टॉक को कंट्रोल में रख सकें और वहां वहां डिसीजंस ले सके जहां अपने को स्टॉक को क्या कर सकते हैं, एक लेवल तक मेंटेन करके अपनी कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेरे प्रोडक्ट की 60 से 70% कॉस्ट किस चीज की होती है, मटेरियल की। अगर मैंने मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद बात आती है टैक्स अकाउंटिंग की। टैक्स अकाउंटिंग, बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि हम अपने रिटर्न को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ टोटल कैपिटल बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। तो टैक्स टैक्स अकाउंटिंग में हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, एक्साइज ड्यूटी फाइल करना, ताकि हम अपनी लाइबिलिटीज को सही ढंग से कैलकुलेट कर सके और पेनल्टी को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। इवन जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर में हो सकती है उनको भी क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो ये भी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बिजनेस के टैक्स को प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हैं और मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज यूज की जाती है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग सिस्टम में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, उनको हम करंट मार्केट रेट पे कैलकुलेट करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करती हूँ तो उसमें मैं हिस्टोरिकल वैल्यू को यूज करती हूँ कि जिस अमाउंट पे मैंने अपने एसेट्स को क्या किया था, परचेज किया था, ओनली डेप्रिसिएशन को लेस करती रहती हूँ। लेकिन अगर मैं बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि आज के टाइम में मेरी एसेट्स की कितनी वैल्यू है, जिसको मैंने बहुत ही बैक टाइम में क्या किया था, परचेज किया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू मैं अकाउंट्स को करंट सिचुएशन से कंपेरेबल बनाती हूँ ताकि मैं आज के टाइम का प्रॉफिट और लॉस क्या कर सकूं, कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो हिस्टोरिकल बेसिस पे होते हैं जिसको मैनेजमेंट यूज नहीं कर सकती अपने डिसीजन मेकिंग करने के लिए। आज के सिनेरियो को देखते हुए वो किसका यूज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग का। उसके बाद बात आती है इंटरनल ऑडिट की। ऑडिट का मतलब ही क्या है,
एक्चुअल का कंपैरिजन करना, ताकि मैं ट्रू एंड फेयर पोजीशन अपने बिजनेस की क्या कर सकूं, दिखा सकूं। तो ऑडिटर भी क्या करता है, वो चेक करता है कि जो चीजें दिखाई गई हैं वो सही है या नहीं है। तो इसमें इंटरनल चेक किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, ताकि फ्रॉड को और जो भी घोटाले हो रहे हैं उसको हम सही ढंग से अवॉइड कर सके और अपने रिपोर्ट्स को एफिशिएंटली क्या कर सके, मेंटेन कर सके। और लास्ट आता है रिपोर्टिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, रिपोर्ट करना, कि जो भी डाटा बिजनेस में आ रहा है उसको हम प्रॉपरली कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट टाइमली क्या कर सके, डिसीजंस ले सके। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिपोर्टिंग करना, ताकि मैं प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल डिसीजंस ले सकूं। रिपोर्टिंग करने के लिए हम चार्ट्स का, ग्राफ्स का, डायग्राम्स का, परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, ताकि लोग उसको इजीली क्या कर सके, पढ़ सके। अब रिपोर्ट रेगुलर नेचर की भी हो सकती है, रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए भी बनाई जा सकती है, इंटरिम रिपोर्ट भी हो सकती है जो रेगुलर वे में लिखी जाती है, और एक फाइनल रिपोर्ट भी हो सकती है एज पर सर्कमस्टांसेस। हम अलग अलग टाइप की रिपोर्ट बनाते हैं ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग की, वो लाई करती है कि वो मैनेजमेंट को किस हद तक बेनिफिट्स देती है और कितने हद तक उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने में, स्पेशल सिचुएशंस में डिसीजन लेने में, या डे टू डे अफेयर्स में डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है। पॉलिसीज बनाने में, स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्पफुल करती है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है मैनेजमेंट वो अकाउंट को, वो क्या है, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि किस हद तक, कितने जल्दी और कम कॉस्ट में हम वो काम कर पा रहे हैं। तो जो बहुत सारे कॉस्ट सेंटर, सेक्शन, डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स का टारगेट जो है वो हमेशा फिक्स होते हैं और सबको पहले से ही एडवांस में क्या होता है, कम्युनिकेट कर दिया जाता है। उनके अचीवमेंट और उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है उनके टारगेट्स के अगेंस्ट, और अगर कोई डिफरेंस है तो वो उनको पहले से ही बताया जाता है, और अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव वेरिएंस है वो भी बताया जाता है, ताकि हम उनको डेविएशंस को दूर कर सके, उनको अच्छी ट्रेनिंग्स देके या फिर उनके काम में इम्प्रूवमेंट करके। ये सब चीजें मदद करती हैं एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जा सके बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज और मिनिमाइजिंग द कॉस्ट को कंट्रोल करके और वेस्टेज को कंट्रोल करके, ताकि हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को क्या कर सके, बढ़ा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है क्या है, हेल्पफुल इन प्लानिंग। अब प्लानिंग का मतलब ही क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड डिसाइड करना, पहले से ही एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस को पहले से ही प्लान किया जा सके। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइक क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है। इन सब के आंसर्स प्रॉपर प्लानिंग से ही मिलते हैं, कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी सेल्स करनी है, कितने प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, कौन हमारे कस्टमर्स हैं, कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है, क्या नई पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है। इन सब के आंसर्स हमें किससे मिलते हैं, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही मिलते हैं, और वो इन सब सिचुएशन में एफिशिएंटली क्या कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेब तो तब बढ़ेगी जब सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या करेंगे, प्रॉपर ढंग से क्या कर पाएंगे, काम करेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर करता है हर एक प्रोडक्ट की, हर एक एक्टिविटी की, हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी, और सिर्फ उन्हीं एक्टिविटी, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट को कंटिन्यू करने की परमिशन देता है जहां पे प्रॉफिट हो रहा होता है लॉन्ग रन में, और वो सब डिपार्टमेंट्स फ्यूचर में क्या कर सके, हमारे बिजनेस को हेल्प कर सके। कभी कभी मैनेजमेंट को ये भी पता होता है कि कुछ प्रोडक्ट हमें लॉस दे रहे हैं, लेकिन उन लॉस वाले प्रोडक्ट्स की वजह से हमें बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जबकि ये सब सिचुएशन शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। अगर मैं बोलूं कि कुछ प्रोडक्ट्स लॉस लीडर होते हैं, लॉस लीडर मतलब क्योंकि उनको हम उनके कॉस्ट से भी कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, इसके कारण वो लॉस दे रहे हैं, लेकिन उस एक प्रोडक्ट को लेने कस्टमर स्टोर में आता है और उस एक प्रोडक्ट की वजह से वो मल्टीपल प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी
स्ट्रैटेजी है कि हमारा एक प्रोडक्ट लॉस कर रहा है लेकिन उसकी वजह से बाकी सब प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि हमें कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है और कौन से प्रोडक्ट को क्लोज डाउन करना है, ये सब डिसीजंस भी हम किसके अंडर लेते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर लेते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही क्या है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना सभी एम्प्लॉयज के बीच में, सबको उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज और डेलीगेशन ऑफ वर्क करना, ताकि सभी जान सके कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वो किस तरीके से अपने काम को करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या अकाउंटिंग क्या करेगा, उनके काम को स्टडी करेगा, मेजर करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा और कंपेयर करेगा एक्चुअल को एक्सपेक्टेड के साथ, ताकि हम डिसाइड कर सके किसकी प्रमोशन करनी है, किसकी ट्रांसफर करनी है, किन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किस तरह से उनको मोटिवेशन देना है और किस टाइप की उनको सैलरी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट के लिए बजट्स प्रिपेयर कर देते हैं और बजट्स बनाने के बाद जब एक्चुअल होता है तो उसको बजट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि हमने जो डिसाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो बजट डिफरेंट डिपार्टमेंट का बनाया जाता है, लाइक सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, ओवरहेड बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। इनको एडवांस में ही प्रिपेयर कर लिया जाता है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। बजट शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, बजट लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। और फिर इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ कंपेयर किया जाता है और डिफरेंसेस को एनालाइज किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। और जहाँ पे डेविएशन पाया जाता है वहाँ पे नेसेसरी एक्शंस लिए जाते हैं। तो बजटरी कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट टूल टेक्निक है स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, मैं जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत सारी सिचुएशंस में, ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, हम एक अच्छा मार्केट शेयर अचीव कर सकें। तो इन सब डिसीजंस को लेने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है। डिसीजंस हो सकते हैं कि क्या हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या हमें नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को, हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए या बाहर से खरीद के बेचना चाहिए। ये सब क्रिटिकल डिसीजन होते हैं जो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इन डिसीजंस को लेने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, हमें हेल्प करता है। मतलब डिसीजन मेकिंग का मतलब जहाँ पे मेरे किसी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और उन अवेलेबल ऑप्शंस में से मुझे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें मुझे क्या हो रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन ऑफिस सर्विस। ऑफिस का मतलब ही क्या है, फाइल्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ऑफिस सर्विसेज का मतलब रिकॉर्ड करना, फाइलिंग करना, डे टू डे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड वेरी प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, उसकी कॉपी क्रिएट करना, सही अकाउंट डिपार्टमेंट को मटेरियल कम्युनिकेट करना। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है और इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है डिफरेंट लेवल पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो जितनी भी ऑफिस सर्विसेज हैं उनको भी काम स्मूथली चलाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज हमने जो बात की है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, क्यों ये आया, इसके नेचर क्या है और इसके स्कोप क्या है। कल हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज की जाती है।